मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आर्य। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ एज अ मेंटर ऑफ साइंस। साइंस के मेंटर के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो, चाहे वो यूपीएससी पैटर्न के हो या जेपीएससी पैटर्न के, ठीक है, आप बात करें यूपीएससी पैटर्न या जेपीएससी पैटर्न, या इवन आप एसएससी की बात कर लो, एसएससी पैटर्न की, ठीक है। जब आप इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि अभी का जो पिछला 3-4 साल का ट्रेंड चल रहा है, अगर एवरेज 5 साल के ट्रेंड को माने तो साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पिछला बीपीएससी का पेपर उठा लो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, या पिछला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का उठा लो, या पिछले किसी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर उठा लो, आप देखोगे साइंस से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि साइंस के साथ सिर्फ साइंस अब नहीं रह गया है, साइंस के साथ क्या ऐड हो गया है, साइंस के साथ प्लस होता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी। यानी साइंस अब जो है सिर्फ साइंस नहीं रह गया है, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी हो गया है। और यही साइंस के साथ आपकी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई इस जो है हम लोग यहाँ पर साइंस के जो सेशंस होगा उसमें करेंगे, ठीक है। यानी साइंस के सेशन में हम लोग साइंस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ साइंस के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की पढ़ाई होगी। यानी हमारा जो लेक्चर है वो प्योर साइंस प्लस टेक्नोलॉजी पर होगा। किस पर होगा? साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करते हैं, अब हम दोनों थोड़ा सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम्स जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पकड़ना। क्लियर है? साइंस के क्वेश्चन आप कैसे पकड़ोगे? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और साइंस में बहुत नज़दीक का फासला रहता है ऑप्शंस में, और हम वहीं पर क्या कर देते हैं, जो हर बार मैं बोलता हूँ कि हम लोग वहीं सिली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। सिंपल एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि मेरा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो हमें नहीं पता रहता है। आपको सिर्फ पूछ दिया जाएगा कि सब जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम डॉट ए, ठीक है। लेकिन अगर यही फोर्स का पूछा जाए कि इसका इकाई क्या होगा, तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको फोर्स का ही दूसरा इकाई परिवर्तित रूप में दिया जाएगा, जहाँ एक तरफ न्यूटन दे दिया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ ऑप्शन में इसके कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक डिराइव्ड फार्मूला दे दिया जाएगा। तो वहाँ भी ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत इजी होते हैं साइंस के क्वेश्चन। अगर आप एक प्रॉपर पढ़ाई कर रही हो साइंस की, ठीक है, आप एक प्रॉपर मेंटर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हो, एक अच्छा कंटेंट है आपके पास, और आपको ये ट्रिक पता है कि साइंस में क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, जो आपके मेंटर्स बताएंगे, तो बहुत ईजी हो जाता है साइंस, ठीक है। देखिए, मैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ तो मेरा पूरा फोकस रहता है, चाहे मैं वो इकोनॉमिक्स की आपकी क्लास लूँ, चाहे मैं पॉलिटी की क्लास लूँ, या यहाँ साइंस की क्लास लूँ, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि मैं आप लोगों को इतनी इजी वे में पढ़ाऊँ कि आप लोगों का चैप्टर जो है बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझ में आए, और जब क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्स में आए तो उसके आंसर ऐसे आंखों के सामने आपके नाचने लगे तुरंत कि हाँ, अरे ये तो ये है भाई, मार दिया टिक, आंसर सही, ठीक है। यानी आपको बिल्कुल इजी गेम खेलना है, वहाँ पर बहुत हेक्टिक बनकर एग्जाम्स नहीं देना है, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। क्योंकि क्या है ना कि चिता जो होती है, जो आदमी की जो चिता होती है वो चिंता से होती है, ठीक है। यानी एग्जाम्स की जो चिता सजेगी वो आपके चिंता से सजेगी। यानी चिंता कब होगी? जब आपको आंसर्स नहीं पते होंगे, जब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, तब आपको चिंता हो जाएगी कि अरे ये आंसर मेरा है कि नहीं। तो ये कब आएगा कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस तब आएगा आपका कि आप करेक्ट आंसर मार पाओगे जब आप इस चैप्टर को समझ लोगे। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर्स की। साइंस के अंतर्गत क्या होता है मेनली? साइंस के अंतर्गत होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है, और लास्ट है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बचपन में सबने पढ़ा है 9-10 से पहले, मुझे लगता है 10 तक तो ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे,
तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, जिसकी पढ़ाई आप ऑलरेडी कर चुके हो फिर से उसको क्या करना है, एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अब ये तो होगा मेरा साइंस का पार्ट, ठीक है। आजकल साइंस में और क्या ऐड हो गया है, साइंस में टेक्नोलॉजी जाने से पहले साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऐड हो गया है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका अपना ही एक पैमाना है, इसके अंदर अपने ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इसके अंदर आ जाएगा इकोसिस्टम, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी, ठीक है। अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे नेशनल पार्क्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, बहुत सारी संरचनाएं यानी कि बायोडायवर्सिटी, रेड बुक डेटा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल ETC, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अपने आप में, इन्वायरमेंट अपने आप में एक बृहद चैप्टर बन जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। बायो की बात करें, चलिए मैं एक एक करके बात करता हूँ। फिजिक्स की बात करते हैं पहले। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा घुमाव नहीं करना है, मतलब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं दिया जाएगा। आप जो बचपन में पढ़ चुके हो समझिए वही चैप्टर्स फिर से पढ़ने हैं। कौन कौन से फिजिक्स में चैप्टर, अगर बात करें तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं। बात करेंगे तो सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। बात करेंगे SI यूनिट, बात करेंगे MKS सिस्टम, बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात करेंगे चार्ज, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यानी जिस चीज़ों को आपने बचपन में ऑलरेडी क्या है आप पढ़ चुके हो वही चीज़ पूछी जाती है। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप क्या है कि बचपन में जो आपको पढ़ाई की है वो फैक्चुअल हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या है बिल्कुल नए पैटर्न पर थोड़ा सा रोटेशनल डालकर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस आजकल के एग्जाम्स में। लेकिन चूंकि अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, चूंकि आपकी पकड़ बहुत अच्छी है अपने सब्जेक्ट में, मान लीजिए भौतिकी में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपको पहले से पता है कि मेरा SI यूनिट कौन कौन सा है, मेरा डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, मेरे व्युत्पन्न जो मात्रक है वो क्या है, ठीक है, मेरे मूल मात्रक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन मात्रकों को कैसे वर्गीकृत किया गया है और इसके क्या क्या वर्गीकरण के सिद्धांत हैं। तो हमें सारा कुछ जब पता होगा तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को जान जाएंगे कि मेरा भाई ऑप्शंस क्या होगा। सिंपल है, ठीक है। आपसे पास्कल के बारे में पूछा जाएगा, आपसे लाइट ईयर के बारे में पूछा जाएगा, आपसे कैंडेला के बारे में पूछा जाएगा, आपसे स्टेडियन के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें मात्रक पता है, ठीक है, कि कौन कौन से मात्रक कहाँ यूज होते हैं, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। क्लियर है। तो ये था मेरा, समझ लीजिए ये फिजिक्स जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ नया नहीं है, आप जो पढ़ चुके हो वही सब चैप्टर है ETC, मतलब इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे चैप्टर जो आपने पढ़ाई की है। रसायन विज्ञान का भी बात करें तो रसायन यानी केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी वही है। केमिस्ट्री की बात करोगे जब आप, तो हमें क्या पढ़ना है, सेम जो हमने बचपन से पढ़ा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। आप बात करोगे तो आवर्त सारणी, इसमें भी 2 आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी। कौन कौन सी, मेंडेलिव आवर्त सारणी और कौन सी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। बहुत से क्वेश्चन इसी से उठा लिए जाएंगे। और केमिस्ट्री में बात करें तो क्या आता है, और क्या क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक की कुछ पार्टें हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो हमको पढ़नी है। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ETC बहुत सारी चीज़ें जो आप बचपन में पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है, बस उसको एक दूसरे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और आप उसी में कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन ये कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा, जब आपको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। हम एज अ साइंस के मेंटर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इतने आसानी से बताऊंगा कि जब आप एग्जाम्स की तैयारी करोगे और जो सेशंस हमारा चलेगा चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से बताया जाएगा और जो हमारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे साइंस के, वो अपने आप में इतने अच्छे होंगे और इतने अप टू डेट होंगे कि आप जब उसको एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको कहीं बुक और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सही से पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस वहीं से क्लिक हो जाएंगे।
क्लियर है, कोई क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, फिर चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायो का हो। बात करते हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, जो हमने पढ़ा था सब कुछ वही है, ठीक है। शरीर की संरचना, मनुष्य की संरचना, पौधों की संरचना, या अगर बात करें तो हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, पूरे अंगों का विवरण कौन है, मस्तिष्क का क्या कार्य है, हृदय का क्या कार्य है, या हमारे अग्न्याशय का क्या कार्य है, अग्न्याशय के कौन कौन से भाग हैं। अगर पौधों की बात करें तो पौधों में संवहन प्रक्रिया कैसी होती है, पौधों का उत्तक का क्या होता है, तना का क्या भाग है, बीज का क्या भाग है, भ्रूण का क्या कार्य है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। और इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें थी। ये था मेरा प्योर साइंस, ये मेरा क्या था, प्योर साइंस। और अगर हम साइंस में देखते हैं तो साइंस में के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस का जो आजकल क्वेश्चन है, अगर यूपीएससी पैटर्न पर आप जाओगे तो वो रोटेशनल आता है। अगर आप बात करोगे जेपीएससी पैटर्न की, ठीक है, अगर आप बात करते हो जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पैटर्न, या किसी स्टेट की जैसे बीपीएससी, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो वहाँ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। वहाँ आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है उसका जो वैल्यू है नीचे ऑप्शंस में वो कौन है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो परिमाण या मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नीचे के ऑप्शंस में दिए जाएंगे। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप रिसेंट का क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं जो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप यूपीएससी के पैटर्न पे जाओगे तो वहाँ क्या होता है, यही क्वेश्चन को रोटेट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को रोटेट कर दिया जाता है और रोटेट कर कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो ऑप्शन होंगे इतने नज़दीक के ऑप्शन रहेंगे एक दूसरे से मिलते हुए कि आप बहुत जल्दी उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कन्फ्यूजन से बचना है। और ये कन्फ्यूजन से जो बचाव होगा वो कैसे होगा, वो होगा आपके डेप्थ नॉलेज से। ये डेप्थ नॉलेज आपको कौन देगा, वो देंगे हम, ठीक है। हमारे जो भी सब्जेक्ट्स के मेंटर हैं वो देंगे। साइंस में मैं आप लोगों को खुद इतना इस लेवल पे वो आपको कंटेंट दूंगा, इस लेवल का वो नॉलेज आप लोगों को खुद मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आप खुद जब इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने बैठोगे, किसी भी सेट को बनाने बैठोगे, तो आपका कोई भी सेट आराम से आप उसमें एक स्कोरिंग मार्क कर पाओगे और एक एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप बिल्कुल क्वालिफाई करने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा साइंस का, ये क्या था, मेरा पूरा साइंस का पार्ट था ये। अब हम आते हैं इसमें क्या ऐड हो गया है। अगर बात करें तो इसमें ऐड हो गया है टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, क्या है टेक्नोलॉजी, बताइए क्या है टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, आज की जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, आज की जो आधुनिक प्रौद्योगिकी, हम आते हैं अब टेक्नोलॉजी में। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये है आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी। आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब क्या हो गया, आज आप जो सुबह उठते हो और सुबह उठने से लेकर रात में जब सोते हो तो उस बीच में आप जितना भी कार्य करते हो उसमें मैक्सिमम आजकल क्या है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर क्या करते हैं, सबसे पहले आजकल सबको क्या नशा है, मोबाइल का, ठीक है। ये मोबाइल का युग है। उठते उठते लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल चेक करते हैं। ये मोबाइल एक टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर उदाहरण है। लेकिन इसका क्या है, ये टेक्नोलॉजी आप किस तरह यूज़ करते हो, इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो या डिस्ट्रक्टिव वे में, कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हो या डिस्ट्रक्टिव, एक अच्छे चीज़ों में इसका उपयोग करना चाहते हो या इसका आप दुरुपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप सदुपयोग कर दोगे तो कोई भी एग्जाम नहीं छूटने वाला है। बहुत चीज़ें होती हैं इस मोबाइल में पढ़ने के लिए, आप पूरे नोट्स को इसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। रही बात फिर आप मोबाइल होगा, वो आप सुबह उठे, आप गए, आपने बाइक को स्टार्ट किया। बाइक क्या है, नई प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। आप न्यूज़ चैनल देखते हो बैठकर, तो टीवी है, एंटीना है, डिश एंटीना है, वो क्या है, नई प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। यानी कोई भी चीज़ें जो नई प्रौद्योगिकी में शामिल होती हैं वो कहीं ना कहीं आज आपके लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो हम लोग इस प्रौद्योगिकी में बहुत कुछ पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आप देखते हो लगभग सब कुछ पढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं आजकल, हम देखते हैं कि अभी हाल में क्या हो गया, आपका क्या था, अभी क्या छूटा था, चंद्रयान। तो चंद्रयान अगर गया था तो कहाँ से गया था, इसरो से गया था। आप हर दिन देखते हो कि कोई ना कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है। कहाँ से छोड़ा जाता है, वो इसरो से छोड़ा जाता है। इसरो कहने का मतलब है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो। ये अपने अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, क्लियर है, ये इसरो है। उसी तरह इसरो के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, DRDO। आप हमारे डिफेंस में आप देखोगे तो डिफेंस में बहुत सारी मिसाइलों का क्या है, अभी
जो अग्नि 3 हो गया, अग्नि 2 हो गया, अग्नि 1 हो गया, या पृथ्वी मिसाइल हो गई, या कोई भी ब्लास्टिक, नॉन ब्लास्टिक, कॉन्टिनेंटल, इंडियन कॉन्टिनेंटल, या सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बहुत सारी मिसाइलें होती हैं। ये सारी मिसाइलें और जो हथियार मोस्टली जो होते हैं उसका कौन देखते हैं, वो देखती है DRDO देश के लिए, ठीक है। तो हम लोग DRDO के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो भी लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो हेल में बनते हैं, तो हम लोग हेल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रौद्योगिकी में हमें पढ़नी, क्या पढ़नी है हमें प्रौद्योगिकी में, हमें पढ़नी है मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। हमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट में अपना एक चैप्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रौद्योगिकी में जब आप पढ़ोगे, जब आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे, जब आप न्यूक्लियर्स, हम लोग इतना सुनते हैं कि हर दिन कि न्यूक्लियर वेपन जो है उनका प्रयोग हो जाएगा। क्या है, लोग एक दूसरे को धमकी देते हैं, हर दिन परमाणु हमले की धमकी हमारे पड़ोसी हमें देते रहते हैं। पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री बैठता है उसका एक फंडा है कि भैया बैठने के साथ क्या रहा, गलापना शुरू कर दो कि भारत पे परमाणु हमला कर देंगे, ठीक है। और उनको तो पता ही नहीं कि उनकी देश का जितना बजट है उतना क्या होता है, उतना तो हमारे एक पर्टिकुलर मनरेगा की योजना में लग जाता है। तो वो अपनी औकात तो जानते हैं नहीं, बस धमकी देने का काम करते हैं, तो उसको इग्नोर करते रहना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई हाथी अपनी मस्त चाल में निकलता है ना, तो अगल बगल छोटे जानवर देख के भूखते ही हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना। पाकिस्तान का वही हाल है। तो बहुत सारी चीज़ें, खैर पाकिस्तान तो जाए, क्या कहाँ जाए, पाकिस्तान मेरे हिसाब से पारी हो जाए, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टेंशन देता है वो अपने आप में सरदर्द बन जाता है, क्या है। तो ये बात करें इसकी, चलिए इस पे आते हैं। तो प्रौद्योगिकी में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी, यानी साइंस जब आज बात करें तो साइंस सिर्फ साइंस नहीं रह गया है, साइंस के साथ क्या ऐड हो गया है, टेक्नोलॉजी। क्लियर है, यानी साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो के साथ इन्वायरमेंट, और टेक्नोलॉजी में अदर्स चीज़ें पढ़नी होती है। चलिए अब हम आते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में एक चैप्टर है SI यूनिट। आज हम लोग कुछ यूनिट्स देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, होप कि आपका ये क्लियर हुआ हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ बता दी है, ठीक है, कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और अभी क्या है, हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी, सॉरी हम लोग देखेंगे SI यूनिट्स। टेक्नोलॉजी के जब चैप्टर्स पे आएंगे तो एक पर्टिकुलर चैप्टर चलेगा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। टेक्नोलॉजी पर जब सेशन शुरू होंगे तो उसमें हर एक जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसका एक एक पॉइंट पे एक बृहद डिस्क्राइब आपको मिलेगा, एक बृहद विवरण दिया जाएगा जो अपने आप में सफिशिएंट होगा। चलिए अभी तक हमने क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया कि साइंस और प्रौद्योगिकी में क्या डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है मात्रक, यूनिट। आज किसकी बात करेंगे हम लोग, थोड़ा यूनिट की। चलिए हम देखते हैं यूनिट्स। अगर बात करें यूनिट की, यूनिट को क्या बोला जाता है, मात्रक। यूनिट को क्या बोला जाता है, मात्रक। मात्रक क्या है, आप समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई मात्रक होता है। अगर आप दुकान में चीनी भी खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि भैया चीनी दे देना, तो वो पूछता क्या है कि कितना चाहिए, कितना मतलब कितना केजी आप चाहते हो, ठीक है। यानी आप बोलते हो भैया चीनी 2 केजी मुझे दे देना, या चीनी 200 ग्राम दे देना। यानी इसका मतलब क्या है, वो जो केजी है, वो जो ग्राम है, यही मात्रक है। अगर आप दूध लेने जाते हो, लिक्विड की बात करें किसी द्रव्य पदार्थ की, तो जब आप दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, वहाँ पर जाके तो नहीं बोलते हो कि भैया क्या है कि 2 केजी दूध हमको दे दीजिए, नहीं ना बोलते हैं, नहीं तो मार के भगा देगा आपको, ठीक बोलेगा, अरे यार 2 केजी कैसे दे आपको। तो क्या बोलते हैं आप, वहाँ बोलते हैं भैया 2 लीटर दूध दे दीजिए हमको, ठीक है। यानी यहाँ पर लिक्विड यानी द्रव्य पदार्थ में मात्रक क्या हो गया हमारा, लीटर हो गया या मिलीलीटर हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये मात्रक बटे हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ का अपना एक मात्रक होता है, यही मात्रक कहलाता है यूनिट इंग्लिश में, ठीक है। यानी किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाने के लिए, परिमाण को दर्शाने हेतु जिस चीज़ का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयाने होते हुए जिसका प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्लियर है, वही मात्रक कहलाता है। चलिए मात्रक तो सब जानते होंगे, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि भैया क्या है, SI मात्रक है, ठीक है, CGS मात्रक है। लेकिन मेनली कितने तरह के मात्रक होते हैं, कितनी प्रणालियां होती हैं जो क्वेश्चंस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मोस्टली जो मात्रक होते हैं, मात्रक जो होते हैं उसकी 4 प्रणालियां होती हैं। उसकी कितनी होती हैं, 4 प्रमुख प्रणालियां होती हैं, 4 प्रमुख प्रणालियां होती हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे चारों प्रमुख प्रणाली।
ठीक है, लोगों को पता रहता है कि जो एसआई मात्रक है मेरा वही है, एसआई मात्रक जो है वही क्या है, मेरा मेन मात्रक है। ऐसा नहीं है, एसआई मात्रक तो है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी प्रणालियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्या है, भौतिक जो चैप्टर है मेरी भौतिक की मात्रक वाली, उसमें हमें पढ़नी है। तो हम कौन कौन से देखेंगे, हम देखेंगे जो इसकी मात्रक की 4 प्रणालियां यहाँ पर हैं। यहाँ पहली प्रणाली है तो जिसे हमें क्या कहते हैं, सीजीएस प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस प्रणाली। दूसरी प्रणाली क्या हो गई आपकी, एमकेएस प्रणाली। तीसरी प्रणाली जो हो गई वो हो गई एफपीएस प्रणाली, और चौथी प्रणाली हो गई एसआई प्रणाली। क्या है सीजीएस प्रणाली, क्या है एमकेएस प्रणाली, क्या एफपीएस प्रणाली है, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर डिराइव करते हैं कि पहला जो मेरा है वो है सीजीएस। C4 हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर, G4 हो गया ग्राम, और S4 हो गया सेकेंड। यानी अगर आप बात करें तो सेंटीमीटर जो होता है वो, अगर आप बात करोगे तो किसको डिनोट करता है, आप सेंटीमीटर कहाँ यूज करते हैं, किसी की लंबाई बोलने में। आप क्या बोलते हो, मेरी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, कोई बोलता है मेरी लंबाई 180 सेंटीमीटर है, किसी का 160 सेंटीमीटर है, किसी का कुछ है, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर को ही हम लोग बाद में मीटर में कन्वर्ट कर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सेंटीमीटर हो मीटर हो, ये लंबाई नापने के लिए यूज होता है। यानी ये किसके लिए यूज हो रहा है, लेंथ के लिए। ये किसके लिए यूज हो रहा है, लेंथ के लिए। और लेंथ को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं लेंथ को एल से, ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, एल से। उसी तरह बात करें ग्राम, अभी मैंने बताया ग्राम किसके लिए यूज होता है, ग्राम होता है आपका वेट के लिए, कि कितने ग्राम का वेट है, या किसी का मास के लिए, ठीक है। यानी आप इसको किससे डिनोट करते हो, मास के लिए, ठीक है। यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं मास, जो मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है, एम के लिए। और सेकेंड ऑलमोस्ट किसके लिए होता है, सबको पता है कि ये टाइम, समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समय को। यानी इसको हम टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी जो मेरा पहला सीजीएस प्रणाली हुआ वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की प्रणाली हुई। समझ में आ रही है बात आपको, कि बहुत क्लियर है, सीजीएस प्रणाली मेरा जो है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। यानी सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए है। चलिए हमारी दूसरी प्रणाली, दूसरी प्रणाली क्या है, दूसरी प्रणाली है एमकेएस, ठीक है। यहाँ एम क्या हो गया, यहाँ एम हो गया मीटर, ऊपर में क्या था, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर को हम लोग छोटे एम से देखते हैं, और मीटर भी किसको डिनोट करता है, एल को। यहाँ पर आ गया केजी, यहाँ क्या था ग्राम, यहाँ पर आ जाएगा केजी, केजी भी फिर क्या हो गया, मास को डिनोट करेगा यहाँ पर। और फिर एस जो है वो कॉमन है, वो टाइम, यानी एस किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, सेकेंड, और हम इसको क्या दिखाएंगे, टी। समझ में आ रहा है, ये मेरा दूसरी, ये मेरी क्या थी, दूसरी प्रणाली एमकेएस पद्धति। पद्धति कहने का मतलब हो गया कि कभी कभी जो वर्गीकरण है वो चीज़ों के उसके आधार पर बांट दिया गया है। एक पर्टिकुलर पद्धति में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर कोई भी वस्तु सेंटीमीटर में नापी जाएगी, और इसका भार या जो मास है किस में नापा जाएगा, ग्राम में नापा जाएगा, और इसका जो टाइम है वो सेकेंड में नापा जाएगा। अगर इस पद्धति में हम बात करेंगे तो यहाँ ये मीटर में नापी जाएगी जो लंबाई है, और यहाँ जो मास है वो केजी में नापा जाएगा, और टाइम यहाँ भी सेकेंड में ही नापा जाएगा। तो ये मेरी दो पद्धतियाँ हो गई। चलिए मैं थोड़ा ऊपर रब करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम थोड़ा ऊपर इसको रब करते हैं। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि मात्रक अभी जो है मेरा क्या है, भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाने हेतु जिसका प्रयोग होता है उसको मात्रक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ अभी। अब हम बात करते हैं दो और प्रणालियों की। मेरे तीसरी प्रणाली क्या थी, तीसरी प्रणाली थी एफ पी एस। एफ यहाँ पर हो गया फुट, एफ क्या हो गया, फुट। पी हो गया आपका पौंड, और यहाँ एस जो है वो सेकेंड। क्लियर है, यानी यहाँ पर फुट फिर वही हो गया, फुट या फीट जो होता है वो एक दूरी मापने के लिए होता है। जब आपने सुना होगा कि ये कितने हैं, 4 फुट का गड्ढा इसमें खोदना है, ठीक है। यानी उसकी गहराई कितना है, गहराई, एक डिस्टेंस मापते हैं कि 4 फुट का जो गड्ढा है, ठीक है। बोला जाता है ना, मूवी में आपने सुना होगा कि यार इसका जो विलेन है जो हीरो को बोलता है इसलिए 4 फीट का तुम्हारे लिए हम गड्ढा खोद के रखे हैं, वहीं तुमको गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वो हीरो को 4 फीट के गड्ढे में कैसे गाड़ेगा जब उतनी गहराई का वो गड्ढा खोदेगा। गहराई मतलब हो गया अपने आप में ऊपर से जमीन के अंदर की दूरी। तो ये फिर किसके लिए हो जाता है, ये गहराई जो है आपको कहीं ना कहीं एक हाइट के लिए यूज हो जाएगा,
कि लंबाई कितनी है, मैं 5 फीट लंबा हूँ, मैं 4 फीट 4 इंच मेरी जो हाइट है 5 फीट 4 इंच है, तो ये जो हाइट है कहीं ना कहीं क्या बता रही है, मेरी लंबाई बता रही है, ठीक है। और लंबाई मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका L, ये कहीं ना कहीं L के लिए यूज होगा। फिर उसी तरह पौंड की बात करें तो कोई पूछता है कि वो जो लोहे का गोला है, जो आप देखते होगे कि शॉर्ट फुट होता है ओलंपिक्स में, या आप स्कूल में आपने शॉर्ट फुट किया होगा, तो कितने पौंड का गोला होता है जिसको उठाकर आप क्या करते हो, फेंकते हो, ठीक है। और फिर वो पौंड जितनी दूर जाता है तो उसकी लेंथ नापी जाती है। तो वो जो पौंड होता है वो भार बताता है, कितना वेट है, कितना मास है उसका, ठीक है, वजन बताता है। यानी यहाँ पौंड जो होगा वो m को डिनोट करेगा, ठीक है। और यहाँ सेकेंड जो है टाइम, फिर सेकेंड ही नापा जाएगा। यानी इस प्रणाली में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कहाँ नापी जाती है, फुट से नापी जाती है, और जो मास है वो पौंड से नापा जाता है, और सेकेंड से नापा जाता है। यानी आप एक चीज़ देखिएगा, सेकेंड सब में कॉमन है, सेकेंड सब में क्या है, कॉमन है। सेकेंड के जगह यहाँ पर हम लोग क्या करें, घड़ी में और भी चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आवर, आवर नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। जो साइज जो यूनिट्स है, जो अभी जितनी भी प्रणालियाँ सब में यूनिट्स सेकेंड लिया जा रहा है, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट, ये मेरी पहली प्रणाली थी, ये मेरी दूसरी प्रणाली हुई, ये मेरी तीसरी प्रणाली। यानी पहली प्रणाली को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरी प्रणाली देख चुके हैं, अभी तीसरी। अब हम आते हैं चौथी प्रणाली में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए इसको थोड़ा नीचे रख कराऊंगा। हो सकता है आप लोगों ने, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आपने ये लिख लिया होगा या आप इसको समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा यहाँ रख करता हूँ अभी, ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को। अब आते हैं SI यूनिट्स, ठीक है, हम आते हैं SI यूनिट्स। चलिए SI यूनिट की बात करें, अगर SI यूनिट की बात करें तो हमारा SI यूनिट हो गया चौथा नंबर पर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। यानी पहले मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा जो होता है डिराइव्ड। इंग्लिश में आपने सुना होगा डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब होता है जो मूल है उससे निकला हुआ, ठीक है। यानी मैं पिता जो है वो क्या है, मूल मात्रक है, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिराइव्ड मात्रक, समझने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो मूल मात्रक जो होते हैं वो जड़ हैं, और इन मात्रकों से जो मात्रक निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड मात्रक। मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर दूंगा। चलिए मूल मात्रक, मूल मात्रक अगर हम लंबाई की बात करें, ठीक है, लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए मेरा मूल मात्रक क्या होता है, मीटर, क्लियर है। अगर हम बात करें मास, द्रव्यमान के लिए, ठीक है, तो मेरा मात्रक क्या होगा यहाँ पर, kg, क्लियर है। और टाइम की बात करें, समय के लिए बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो SI होगा, जो चौथा नंबर पर है, उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर से सेकेंड। यानी सेकेंड सब में कॉमन है। SI के लिए, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए kg, और समय सेकेंड। यही मेरे मूल मात्रक है। यानी m में यहाँ L, यहाँ के लिए m, और यहाँ p, क्लियर है। ये हो गया लेंथ के, यहाँ पर मीटर डिनोट करेगा, ये क्या है आपके द्रव्यमान, मास को डिनोट करेगा kg, और जो टाइम है उसको सेकंड डिनोट कर रहा है। यानी ये हो गए मेरे मीटर, kg और सेकंड, यही मेरे SI मात्रक हैं। ये मूल मात्रक हो गए, क्लियर है, मेरे मूल मात्रक हो गए। लेकिन ये तीन तो मेन मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक टोटल कितने होते हैं, मूल मात्रक टोटल होते हैं 7। मूल मात्रक टोटल कितने होते हैं, अगर हम मूल मात्रक की बात करूं तो मूल मात्रक टोटल 7 होते हैं। ये तो तीन आपका किसके किसके लिए था, ये किसके लिए था, लेंथ के लिए, ये आपका लेंथ के लिए था, ये मास के लिए था, और ये टाइम के लिए। उसके अलावा कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, तो उसके अलावा होते हैं, इसे बोला जाता है केल्विन। केल्विन आपने सुना होगा, टेम्परेचर नापने के लिए इसका यूज होता है। किसको नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए इसका यूज होता है, और इसको डिनोट किया जाता है K से। फिर है एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा नापने के लिए यूज होती है, कि कितनी विद्युत धारा घर में प्रवाहित हो रही है, तो उसको नापने के लिए एम्पियर का यूज किया जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल A से। उसी तरह कैंडेला भी है, और लास्ट में है मोल। कैंडेला भी अपने आप में क्या है, कैंडेला का भी जो होता है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और ये विद्युत के को इको को मापने के लिए किया जाता है। और रहा बात मोल,
तो मोल अपने आप में क्या है, मोल का हमको पता है कि एक जो मोल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में हमारे कितने हो गए, किस अगर बात करें न्यूक्लियस की तो उस न्यूक्लियस में मोल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट कितने मोल होते हैं, ठीक है, उस मोल की मात्रा को मापा जाता है। तो ये हमारे मोल हो गए। मोल को MOL से ही डिनोट किया जाता है, कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं, कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी टोटल कितने हो गए, M kg सेकेंड, ये M मतलब क्या हो गया, मीटर, मीटर kg सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये 7 जो मात्रक है ये पूरे के पूरे मूल मात्रक हैं। लोगों को ये 3 तो पता रहते हैं, बाकी 4 पता नहीं रहते। कभी कभी यही उठा के पूछ दिया जाएगा आपसे कि कैंडेला कौन से मात्रक, किस तरह का मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, मिश्रित मात्रक है या कोई और मात्रक है। आंसर क्या होगा, ये मेरा एसआई मात्रक है। क्लियर है। चलिए हम आते हैं व्युत्पन्न मात्रक में, यानी कि डिराइव्ड में, ठीक है। हमारा डिराइव्ड कितना है, डिराइव्ड हमारे मात्र 2 मात्रक होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन को रेडियन को RAD से डिनोट किया जाता है, जबकि स्टेरेडियन को SR से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे 2 मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन जो है व्युत्पन्न मात्रक है। यानी एसआई अगर चौथे नंबर की बात करें, ये चौथे नंबर का मात्रक था, तो चौथे नंबर में क्या हो गया, एसआई अपने आप में 2 तरह के मात्रक होते हैं। पहले मात्रक को बोलते हैं मूल मात्रक और दूसरे को व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड। और ये जो मात्रक हैं इन्हीं से आए हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं के चैप्टर्स, इनके थ्रू रेडियन का जन्म हुआ और कैसे इन्हीं में से किसी के थ्रू स्टेरेडियन का जन्म हुआ, ठीक है। इसीलिए इन्हें डिराइव्ड कहा गया। यानी ये फादर हैं, पेरेंटल हैं, ये पिता वाले मात्रक हैं और ये पुत्र वाले मात्रक हैं, यानी ये फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है। यानी एसआई क्या हो गया, 2 तरह का अपने आप में मात्रक हो गया और दोनों में मूल मात्रक 7 है और व्युत्पन्न मात्रक 2। आपको उम्मीद है कि ये जो अब मात्रक है क्लियर हो गया होगा अभी आपका, कि मात्रक जो है मेरा एग्जैक्टली क्या है, मात्रक अपने आप में किसी चीज़ को नापने की, एक परिमाण को मापने की अपने आप में एक इकाई है, ठीक है। हर एक चीज़ की इकाई होती है जिससे उसे मापा जाता है, यही मापने की जो इकाई है मात्रक कहलाती है। जो एसआई और क्या है, 4 तरह की प्रणालियाँ होती हैं। 4 प्रणालियाँ हम ऑलरेडी देखें, CGS, FPS और फिर बहुत सारी और कौन कौन सी प्रणाली थी मेरी, यहाँ पर आपने ऊपर देखा कि हमारी जो फूट वाली प्रणाली थी, जो CGS प्रणाली थी, SI प्रणाली थी और एक प्रणाली जो चारों हमने ऑलरेडी पीछे प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। अब रही बात चौथे में SI की, तो हमने SI को भी डिस्कस कर लिया। तो इस तरह के ये 4 मूल रूप से क्या है, मात्रक के प्रणालियां हैं और चारों मूल रूप से मात्रक की प्रणालियां। जब तक आप बेसिक इसका नहीं समझोगे तब तक आगे आपको बहुत दिक्कत होने की, क्योंकि भौतिक जो राशियां या अदिश या सदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी, आगे जाके हर एक का क्या है आपको SI याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वो यूज़ बहुत सारे जगह क्वेश्चंस में होगा और बहुत सारे चैप्टर्स में भी होगा। चलिए अब मैं इसी से रिलेटेड एक और प्रणाली, ये प्रणाली नहीं है, एक पद्धति की बात करता हूँ जिसे हम MLT पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सा चर्चा कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे MLT, जिससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आप चाहे वो JPSC उठाकर देखो चाहे UPSC उठाकर देखो, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हम लोग MLT पद्धति की थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा, ठीक है। आज सुबह का न्यूज़पेपर किसने किसने पढ़ा है? आज सुबह क्या आया न्यूज़पेपर में, कुछ है पता आपको? आज सुबह का न्यूज़पेपर जिन्होंने भी पढ़ा है, सॉरी, तो आप देखे होंगे कि आज बजट आया है। बजट कल ही आया था, जो उसके बारे में आज पेपर में क्या है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। यानी पेपर पढ़ने की आदत डालिए, एग्जाम्स क्रैक करना है तो पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेपर में जो बजट आया है इसी से आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम से JPSC के या UPSC 2021 का, उसमें आपसे क्वेश्चंस 100% नहीं 500% आना ही है उससे। यानी बजट जो है उससे बिल्कुल अप टू डेट हो जाइए, किस योजना के लिए कितने पैसे प्रोवाइड किए गए हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको MLT प्रणाली थोड़ी बता दूं, ठीक है। MLT प्रणाली, आज मैं आपको MLT प्रणाली बताता हूं। MLT प्रणाली का मतलब हो गया कि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप देखिएगा तो यहाँ M जो है वो मास को डिनोट करेगा, L जो है वो लेंथ को डिनोट करता है और जो T है
वो टाइम को डिनोट करता है। अब ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमको पकड़ना है, ये बहुत इजी है। अगर आपको एसआई मात्रक याद है, अगर आपको एसआई मात्रक याद है तो आप आराम से इसे बना सकते हो। जैसे, और ये कहाँ डिनोट करता है, ये इस तरह के बॉक्स में डिनोट होता है, ये दो बॉक्स हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे त्वरण का तो हम लोग देखेंगे क्या है त्वरण, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे फोर्स क्या है, हम लोग हर एक चीज़ों को देखेंगे। आज मैं इसके एग्जाम्पल्स को बताता हूँ। इसके बारे में आपने सुना होगा त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे कि इसका जो एमएलटी है वो कितना होगा। आंसर पूछा जाएगा आपसे कि ये कितना होगा, ठीक है। तो क्या है ए, इसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला, जब चैप्टर्स में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को याद रहना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला बहुत ईजी है, ठीक है। एक फॉर्मूला बहुत ईजी है। क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाय टी। ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाय टी, जहां वी आपका इनिशियल वेलोसिटी है, जहां वी आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और जहां यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है और जहां वी आपका फाइनल वेलोसिटी है। वी आपका क्या हो गया, फाइनल। यू जो है इनिशियल है और वी क्या है, फाइनल। यह है अंतिम वेग, ठीक है। अगर यू अगर आपका 0 है तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा b माइनस 0 बाय टी, क्योंकि अभी आपका क्या है, इनिशियल जो होता है हमेशा जो वेग होता है 0, जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगे। मान लीजिए ये एक हाथ में ये रखा हुआ है, मेरा क्या रखा हुआ है, मार्कर रखा हुआ है, ये ऐसे ही है, इसका जो वेलोसिटी अभी 0 है। अगर मैंने इसको इस तरह से मार दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये उड़कर गिर जाता है। तो इसमें मारने के बाद क्या हुआ, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, तभी इसकी वेलोसिटी शुरू हुई, इसीलिए u क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये फॉर्मूला मेरा आ गया a इज इक्वल टू बी बाय टी, ठीक है। अब हम लोग एसआई मात्रक याद करते हैं वेलोसिटी का। अगर आप वेलोसिटी देखिएगा तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका एसआई मात्रक वेलोसिटी क्या हो गया, वेग। आपको वेग का अगर आप देखोगे तो वेग का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मेरा टी, टाइम नीचे दिया हुआ है, ये टाइम है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, इस टाइम का भी जो एसआई मात्रक है उसको हम लोग रख देंगे। यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, अगर हम इसको यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड बटा टाइम का क्या है, टाइम का भी सेकेंड है। क्लियर है, यानी हो गया नीचे कुछ नहीं तो सेकेंड बटा 1। आप एक चीज मैथमेटिक्स में जानते हो, आपने ये पढ़ा होगा रैशनल नंबर में कि p बाय क्यू डिवाइडेड बाय r बाय अगर s है तो क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाय क्यू, और ये जब उल्टा होता है तो ये लिखते हैं s बाय r। क्लियर है, s बाय r, बहुत इजी है। उसी तरह वहां पर क्या करेंगे, मेरा ऊपर में भी रैशनल नंबर है, नीचे में भी रैशनल नंबर है, हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ मेरा a जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड, यानी ये हो गया मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है, मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए हम कहाँ से एमएलटी लाएंगे, अब बहुत इजी हो गया, सिर्फ हमको एसआई यूनिट याद करना है। और हर एक का एसआई यूनिट जब हम चैप्टर करें, आप लोगों को पढ़ाएंगे साइंस का, तो उसका एसआई यूनिट कैसे डिराइव किया जाता है, क्या एसआई यूनिट होता है, बताते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को जब भी एमएलटी निकालना हो तो हम वो भी बगल में बताएंगे कि हर एक चैप्टर में कैसे कैसे किसका एमएलटी क्या होगा। तो वो एमएलटी अपने आप में आपका एक बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा। और एक बार आपने उस पैटर्न को पकड़ लिया, उसके आइडिया को पकड़ लिया, तो आप खुद भी बहुत सारे एमएलटी निकाल दोगे। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। क्या हो गया, a इज इक्वल टू हो गया क्या, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया, अब मैं ये वाले चीज को मैं यहां लेकर आता हूं, इसको मैं ऊपर रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा रब करता हूं, तो ये मेरा आ गया a इज इक्वल टू मीटर बटा सेकेंड। अब मीटर किसको डिनोट करता है, अब हम ऊपर में लिखते हैं यहां पर बगल में ये mlt, मेरा बेसिक हमको क्या निकालना है, mlt। अब हम लिखते हैं फिलहाल mlt। चलिए अब हमने यहां लिखा mlt, m क्या, यहां पर क्या हो गया, m किसके लिए हो गया, m हो गया मास के लिए, l किसके लिए हो गया, l हो गया लेंथ के लिए, और t किसके लिए हो गया, टाइम के लिए।
अब यहां देखिए मीटर, मीटर इन तीनों में से किसको डिनोट करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि मीटर किसको डिनोट करेगा? लेंथ को। मैंने बताया था कि अगर किसी कपड़े की लंबाई हमको चाहिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 मीटर ले दे दीजिए आप ये कपड़ा काट कर, यानी आपका मीटर जो यहाँ पर सिंपल क्या है, एल को डिनोट करेगा, तो हम लिखेंगे एल। नीचे क्या हो गया, सेकेंड, सेकेंड क्या है, सब जानते हैं टाइम के लिए है, तो और टी लिखेंगे, और ऊपर में क्या है, स्क्वायर, तो ये हो गया टी का स्क्वायर, यानी ए हो गया आपका एल बटा टी स्क्वायर। अब हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको ये मैथ्स का एक रूल पता होगा कि अगर नीचे 1/a का पावर 3 है और हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर -3। क्या लिख सकते हैं, a का पावर -3। तो यहां पर अगर ये ऊपर जाएगा टी स्क्वायर, तो ये बगल में हो जाएगा LT-2। यहाँ टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे, LT-2। अभी भी मेरा क्या छूटा हुआ है, m छूटा हुआ है, क्योंकि हमको इस जो प्रणाली है इस मेथड पे कर लेकर आना है, MLT। तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर जो भी छूटा हुआ रहेगा, जो भी, जैसे यहाँ पर L और T तो मिल गया, m छूटा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और जो छूटा हुआ रहता है उसके ऊपर पावर 0 दे देते हैं। उसका भी रीजन है, मैथ्स का एक रूल है कि जब भी आप किसी के पावर पे 0 लगा दोगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी a का पावर 0 लग गया तो वैल्यू 1, आप इवन 1000 का पावर है उस पर भी 0 लगा दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, m का पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, और बगल में LT-2। लेकिन जब ये 1 हो जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसी चीज को अगर हम इधर से बताएं, m का पावर मैंने क्या लिख दिया, 0, इसका मतलब 1 हो गया, यानी यहां पर क्या है, 1 LT-2, यानी 1 से क्या हो रहा है, अगर कुछ भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतना ही रह जा रहा है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है, आपको याद रखना, पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम जब m का पावर 0 लगा देते हैं तो ये पूरा का पूरा पैटर्न मेरा आ जाता है, यानी यहाँ पर हो गया आपका m का पावर 0 LT-2। यानी अगर बात करें त्वरण की, तो त्वरण का जो मेरा MLT पैटर्न होगा वो ये होगा। क्लियर है? बिल्कुल इजी। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ सबका SI मात्रक। होप आप लोगों को बहुत आज क्लियर हो गया होगा कि मेरा SI मात्रक क्या है और मेरा MLT प्रणाली क्या है, और इसको हम लोग आगे और भी निकालेंगे MLT प्रणाली। जब हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो हम लोग हर एक जो टर्म्स हैं, इसके हर एक पॉइंट्स हैं, चाहे वो फोर्स का हमको निकालना हो MLT यानी बल का, ठीक है, या वेग का निकालना हो, या किसी और चीज़ों का निकालना हो, तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका SI मात्रक भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। हम लोग सारा कुछ को रिलेट करके पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट सेशंस में कि कैसे आपको जब फॉर्मूला याद होता है तो आप उसका SI मात्रक निकाल सकते हो, और अगर SI मात्रक याद है तो आप उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। हम लोग एक एक चीज़ अपने साइंस के आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। होप कि आज आप लोगों को ये काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। तो आप बने रहिए सीडिंग सक्सेस के साथ। हमारे मेंटर्स आपको हर एक सब्जेक्ट में वो एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कंटेंट फॉलो करवाएंगे, ताकि आप एक एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ, चाहे वो UPSC का हो, JPSC का हो, या किसी अदर एग्जाम्स SSC या जनरल कॉम्पिटिशन का हो। थैंक यू वेरी मच। मैं अविनाश आर्य फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।